अध्याय 7। यादों का तूफान और दिल की बेबसी। रात का सन्नाटा कुछ ज्यादा ही भारी था। खिड़की के बाहर हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन रूही सिंघानिया के भीतर जो तूफान उठ रहा था, उसके सामने ये बारिश कुछ भी नहीं थी। वह बिस्तर पर बैठी थी, हाथों में तकिया भींचे हुए, और आंखों के सामने बार बार वही चेहरा उभर आ रहा था। आदित्य रायजादा। क्यों? उसने खुद से पूछा। मैं उसे देखकर इतनी बेचैन क्यों हो जाती हूँ? मीटिंग के बाद पूरा दिन वह खुद को काम में डुबोने की कोशिश करती रही, मगर उसका मन बार बार उसी एक पल में अटक जाता, जब उनकी नजरें टकराई थीं। उस पल में न तो कोई शब्द था, न कोई वादा, फिर भी दिल जैसे कुछ पहचान गया हो। रूही ने आंखें बंद की, और अचानक एक तस्वीर उभरी। अंधेरी सड़क, तेज रफ्तार कार, और कोई चिल्लाता हुआ, रूही, संभालो अपने आप को। वह चीखते हुए उठ बैठी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। ये सपना नहीं था, उसने कांपती आवाज में कहा। ये याद थी। उसी वक्त शहर के दूसरे कोने में आदित्य राय ज्यादा भी नींद से जाग चुका था। उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था। उसने सपने में खुद को एक अस्पताल के कॉरिडोर में दौड़ते देखा था। डॉक्टर, प्लीज, उसे बचा लीजिए। उसके हाथ कांप रहे थे। मैं किसे बचाने की भीख मांग रहा था, उसने खुद से पूछा, लेकिन दिल जानता था। नाम अचानक उसके होठों पर आ गया। रूही। वह चौंक गया। मैं उसे जानता भी नहीं, फिर नाम कैसे? अगली सुबह रूही अपनी माँ सावित्री सिंघानिया के साथ नाश्ते की टेबल पर बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान प्लेट में नहीं था। रूही, माँ ने गौर से देखते हुए कहा, तुम ठीक तो हो? पिछले कुछ दिनों से खोई खोई सी लग रही हो। रूही ने हल्की मुस्कान ओढ़ ली। बस काम का स्ट्रेस है, माँ। लेकिन सच ये था कि वह माँ को ये नहीं बता सकती थी कि उसे अपनी ही जिंदगी पर शक होने लगा है। रायजादा ग्रुप में उस दिन एक और मीटिंग थी, इस बार 1-on-1। जब रूही केबिन में दाखिल हुई, तो आदित्य पहले से वहां मौजूद था। दरवाजा बंद हुआ। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। प्लीज, बैठिए, आदित्य ने कहा। रूही बैठ गई, लेकिन उसकी उंगलियां फाइल के किनारे कसकर जकड़ी हुई थीं। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर आदित्य ने कहा, एम्स सिंघानिया, क्या आपको भी पिछले कुछ दिनों से अजीब सपने आ रहे हैं? रूही ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। कैसे सपने? ऐसे सपने, उसने धीरे से कहा, जो असल जिंदगी से ज्यादा सच्चे लगते हैं। रूही की आंखों में डर और हैरानी एक साथ उतर आए। हाँ, उसने सच स्वीकार किया। मुझे भी। उस पल दोनों के बीच कोई दीवार नहीं रही। मुझे लगता है, आदित्य ने कहा, कि हम दोनों किसी तरह जुड़े हुए हैं। रूही ने गहरी सांस ली। अगर ऐसा है, तो शायद हमें डरना नहीं चाहिए। लेकिन उसके दिल की धड़कन कुछ और ही कह रही थी। उसी समय विक्रम राठौर अपने आदमी से रिपोर्ट ले रहा था। सर, आदमी बोला, दोनों को फ्लैशबैक्स आ रहे हैं। विक्रम की आंखें सख्त हो गईं। तो फिर देर किस बात की? उसने कहा, उन्हें एक दूसरे से दूर रखो। अगर यादें पूरी लौटी, तो मेरा खेल खत्म। उसके होठों पर शैतानी मुस्कान फैल गई। शाम को रूही अकेले अपनी बालकनी में खड़ी थी। उसने डायरी खोली और लिखा, अगर ये यादें सच हैं, तो शायद मेरा दिल पहले ही टूट चुका है। उसी पल आदित्य ने भी अपनी डायरी में लिखा, अगर मैंने तुम्हें पहले खोया है, तो इस बार खोने नहीं दूंगा। किस्मत दोनों को धीरे धीरे एक ही रास्ते पर ला रही थी। यादें लौट रही थी, भावनाएं गहराने लगी थी, और खतरा हर पल नजदीक आ रहा था। अध्याय का अंत इस एहसास के साथ होता है कि अब सिर्फ सपने नहीं, बल्कि सच्ची यादें लौटने लगी हैं, और अगला कदम उन्हें या तो और करीब लाएगा, या हमेशा के लिए तोड़ देगा। अध्याय 8। रूही की मौत, पिछली जिंदगी का आखिरी सच। बारिश उस रात भी हो रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे आज हो रही थी। रूही सिंघानिया नहीं, उस जिंदगी में वह सिर्फ रूही थी, अपनी कार में बैठी हुई थी। हाथ स्टीयरिंग पर थे, मगर उंगलियां कांप रही थीं। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला था, क्योंकि दिल के अंदर जो तूफान मचा था, उसने सोचने की ताकत ही छीन ली थी। आज अगर मैंने सच नहीं जाना, तो शायद मैं कभी चैन से जी ही नहीं पाऊंगी, उसने खुद से कहा। उसकी कार अंधेरी सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। चारों ओर सुनसान, स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी, और आसमान से गिरती बारिश की बूंदें। उसके दिमाग में बार बार एक ही नाम गूंज रहा था, आदित्य, जिसे उसने पागलों की तरह चाहा था, जिस पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया था, और जिसने उसे कभी पूरी तरह समझने की कोशिश ही नहीं की। कुछ घंटे पहले की बात। रूही आदित्य के ऑफिस के बाहर खड़ी थी।
कांच के दरवाजे के अंदर से वह सब देख सकती थी। आदित्य अपनी कुर्सी पर बैठा था, सामने विक्रम राठौर खड़ा था। रूही को नहीं पता था कि विक्रम कौन है, लेकिन उसके चेहरे की ठंडक ने रूही के दिल में अजीब सी बेचैनी भर दी। वह अंदर जाने ही वाली थी कि उसे उनकी बातें सुनाई देने लगी। तुम्हें अब फैसला लेना होगा, आदित्य, विक्रम ने कहा। या तो ये लड़की, या फिर तुम्हारा अंपायर। रूही की सांस अटक गई। मैं रूही से प्यार करता हूँ, आदित्य की आवाज आई। रूही की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अगले ही पल, प्यार से बिजनेस नहीं चलता, विक्रम बोला। अगर वो रास्ते से नहीं हटी, तो बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर आदित्य की धीमी, थकी हुई आवाज। मुझे थोड़ा वक्त दो। बस यही वो पल था जिसने रूही का दिल तोड़ दिया। वक्त, जब प्यार में वक्त मांगा जाए, तो मतलब साफ होता है। रूही वहां से बिना आवाज किए चली गई। आदित्य को पता भी नहीं चला कि उसने सब सुन लिया है। वह सीधे अपनी कार में बैठी और निकल पड़ी। अब वर्तमान में, कार की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। आंसू उसकी आंखों से लगातार गिर रहे थे। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, और तुमने मुझे विकल्प बना दिया, वह बुदबुदाए। अचानक, हेडलाइट्स की तेज रोशनी, एक ट्रक सामने से आ रहा था। रूही ने ब्रेक मारा, लेकिन सड़क गीली थी। कार फिसल गई। नहीं, धमाका। कार डिवाइडर से टकराई, कई बार पलटी और आखिरकार सड़क के किनारे जाकर रुकी। चारों ओर सन्नाटा। रूही की आंखें खुली थीं, लेकिन शरीर हिल नहीं पा रहा था। सिर से खून बह रहा था, सांसें उखड़ रही थीं। उसने कांपते हाथ से मोबाइल उठाने की कोशिश की। स्क्रीन टूट चुकी थी। आदित्य, उसके होंठ हिले, आवाज नहीं निकली। कुछ मिनट बाद, एक और कार वहां रुकी। दरवाजा खुला। ओह शिट, ये आवाज थी विक्रम राठौर की। उसकी आंखों में जरा भी हैरानी नहीं थी, बल्कि संतोष था। वह रूही के पास आया, झुका और धीमे से बोला, प्यार की यही कीमत होती है, रूही। रूही की आंखों से एक आंसू फिसलकर गाल पर आ गिरा। तुम, विक्रम सीधा खड़ा हुआ। चिंता मत करो, आदित्य को लगेगा ये एक्सीडेंट था। उसने फोन निकाला। प्लान सक्सेसफुल, उसने किसी से कहा। रूही की नजर आसमान पर टिक गई। बारिश की बूंदें उसके चेहरे से खून धो रही थीं। उसके दिमाग में जिंदगी के सारे पल घूम गए। आदित्य की मुस्कान, उसका साथ, और उसका अधूरा प्यार। काश तुमने मुझ पर भरोसा किया होता, उसके होंठों से आखिरी शब्द निकले। और फिर, उसकी आंखें बंद हो गईं। अगले ही पल, अंधेरा नहीं था, एक अजीब सी रोशनी थी। और एक आवाज, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, रूही। उसकी आत्मा कांप उठी। तुम्हें फिर से मौका मिलेगा, लेकिन इस बार, तुम कमजोर नहीं रहोगी। वर्तमान में, रूही सिंघानिया, इस जन्म की नींद से चीखते हुए जाग गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, सांसें तेज थीं। मैं मारी गई थी, उसने खुद से कहा। और विक्रम ने, उसकी आंखों में डर नहीं, आग थी। इस बार, कहानी मैं लिखूंगी। अध्याय यही खत्म होता है, इस सच्चाई के साथ कि रूही की मौत एक्सीडेंट नहीं, बल्कि साजिश थी, और अब रीबर्थ के बाद, वह बदला लेने को तैयार है। अध्याय 9, आदित्य का पछतावा, जब सब कुछ छिन चुका था। उस रात आदित्य राय जादा को पहली बार लगा था कि उसकी दुनिया सच में उजड़ गई है। फोन उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर चुका था। सामने खड़े इंस्पेक्टर के होंठ अब भी हिल रहे थे, मगर आदित्य को एक भी शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। एम्स, रूही इज नो मोर। बस यही वाक्य उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आदित्य ने सिर हिलाते हुए कहा। आप गलत कह रहे हैं। वो ठीक है, वो मजबूत है, उसे कुछ नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। एक्सीडेंट बहुत भयानक था, मिस्टर रायजादा। हम उसे बचा नहीं पाए। उस पल आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। रूही मर गई थी। वो लड़की जिसने बिना किसी शर्त के उससे प्यार किया था। वो लड़की जिसे उसने वक्त कहकर रोक दिया था। अस्पताल का कॉरिडोर बर्फ सा ठंडा था। सफेद दीवारें, दवाइयों की गंध और दूर से आती मशीनों की आवाज, सब कुछ आदित्य के दिल को और कसक दे रहा था। उसे व्हीलचेयर पर लाया जा रहा था। रूही का शरीर, सफेद चादर से ढका हुआ। रूही, आदित्य के होंठ कांप उठे। उसने चादर हटाए। उसका चेहरा शांत था, बहुत ज्यादा शांत। उठो, उसने रूही के ठंडे हाथ थामते हुए कहा। ये कोई मजाक नहीं है। मुझे सजा देनी है तो दो, लेकिन ऐसे नहीं। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने कहा था ना, बस थोड़ा वक्त चाहिए। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था। लेकिन रूही ने कोई जवाब नहीं दिया।
उसी पल आदित्य को याद आया, वो पहली मुलाकात, रूही की मुस्कान, उसका हर बार बिना सवाल किए उस पर भरोसा करना, और हर बार उसका बिजनेस चुन लेना। मैं कितना अंधा था, उसने खुद से कहा। जिस प्यार को मेरी जिंदगी होना चाहिए था, उसे मैंने ऑप्शन बना दिया। रूही का अंतिम संस्कार, आसमान पर बादल छाए हुए थे, जैसे कुदरत भी रो रही हो। आदित्य ने कांपते हाथों से अग्नि दी। आग की लपटों में रूही का शरीर जल रहा था, और उसके साथ आदित्य की आत्मा भी। देख रही हो न, रूही, उसने मन ही मन कहा। अब कोई एम्पायर मायने नहीं रखता, सब बेकार है तुम्हारे बिना। अगले कुछ हफ्तों में आदित्य पूरी तरह बदल गया। वह ऑफिस तो जाता था, मगर उसकी आंखों में जान नहीं थी। मीटिंग्स में बैठा रहता, मगर दिमाग कहीं और भटकता रहता। रातों को उसे नींद नहीं आती। जब भी आंख बंद करता, रूही का खून से सना चेहरा सामने आ जाता। मैंने तुम्हें मारा है, वह बुदबुदाता। सीधे नहीं, लेकिन अपनी चुप्पी से। एक रात वह अकेले रूही के फ्लैट पहुंचा। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। सोफे पर उसका दुपट्टा रखा था। आदित्य ने उसे उठाकर चेहरे से लगा लिया। तुम यहाँ हो, लेकिन नहीं हो, वह टूटे स्वर में बोला। उसकी नजर टेबल पर रखी एक डायरी पर पड़ी। रूही की डायरी। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। पहला ही पन्ना पढ़कर उसका दिल फट गया। अगर एक दिन मैं अचानक चली जाऊं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने प्यार करना छोड़ दिया। आदित्य फूट फूट कर रो पड़ा। पन्नों पर पन्ने, हर जगह सिर्फ वही। आदित्य, मैंने हर सांस तुम्हारे नाम की। काश तुम मुझे चुन लेते। मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर लूंगी। हर लाइन उसके सीने में छुरा बनकर चुभ रही थी। तभी उसके दिमाग में एक नाम गूंजा। विक्रम राठौर। वो वहां क्यों था? आदित्य ने खुद से पूछा। एक्सीडेंट वाली जगह पर। शक ने पहली बार सिर उठाया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सच हाथ में आने से पहले ही रूही की चिता जल चुकी थी। एक रात, शराब की बोतल हाथ में लिए आदित्य अपनी बालकनी में खड़ा था। अगर माफी मांग सकता हूँ, तो किससे? उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर भगवान होते हो, तो मुझे सजा दो, लेकिन उसे वापस ले आओ। तेज बारिश शुरू हो गई, और उसी बारिश में आदित्य घुटनों के बल गिर पड़ा। उस रात, आदित्य को पहली बार अजीब सपना आया। एक धुंधली सी रोशनी, और दूर खड़ी एक लड़की, रूही। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। इस जन्म में तुमने मुझे खो दिया, उसकी आवाज गूंजी। अगर फिर कभी मिले, तो देर मत करना। आदित्य चीखते हुए उठा। रूही, उसका दिल जान चुका था। ये कहानी यही खत्म नहीं हुई है। अध्याय यही समाप्त होता है, इस पछतावे के साथ कि आदित्य ने प्यार को देर से समझा, और शायद अगली जिंदगी में ही उसे सुधारने का मौका मिलने वाला है। अध्याय 10। विक्रम राठौर का अंधेरा अतीत, नफरत की जड़ें। हर इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें हालात धीरे धीरे राक्षस बना देते हैं। विक्रम राठौर भी कभी ऐसा ही था। आज जो आदमी दूसरों की जिंदगियां शतरंज की गोटियों की तरह हिलाता था, वह कभी खुद टूटी हुई बिसात पर खड़ा एक हारा हुआ लड़का था। कई साल पहले, एक छोटे से शहर में, बारिश से टपकती छत के नीचे, एक 10 साल का बच्चा अपनी माँ की लाश के पास बैठा रो रहा था। माँ, उठो न। वह बच्चा था विक्रम। उसके पिता राघव राठौर शहर के जाने माने बिल्डर थे। पैसा, नाम और ताकत सब कुछ था, लेकिन दिल पत्थर का। राघव राठौर की नजर में भावनाएं कमजोरी थीं। औरतों का काम है सहना, वह अक्सर कहा करता था। विक्रम की माँ, शारदा, हर दिन टूटती थी। मार, ताने, बेइज्जती सब कुछ सहती रही। और एक दिन, उसने हार मान ली, आत्महत्या। उस दिन विक्रम के भीतर कुछ मर गया। शारदा की मौत के बाद राघव ने विक्रम की तरफ देखना भी बंद कर दिया। कमजोरों की औलाद मुझे नहीं चाहिए, उसने कहा, और विक्रम को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। विक्रम वहां जिंदा तो रहा, लेकिन इंसान नहीं रहा। वहां उसने सीखा दर्द को दबाना, आंसू को कमजोरी समझना, और भरोसे को सबसे बड़ा धोखा मानना। कॉलेज के दिनों में विक्रम की मुलाकात हुई थी आदित्य रायजादा से। आदित्य अलग था, खुला दिल, ईमानदार मुस्कान, और अपने सपनों को लेकर जुनूनी। विक्रम ने पहली बार किसी को दोस्त माना, लेकिन किस्मत ने फिर वही खेल खेला। कॉलेज के आखिरी साल में विक्रम को पता चला कि उसके पिता ने एक बड़ा प्रोजेक्ट रायजादा ग्रुप को बेच दिया था, बिना उसे बताए। वह दौड़ता हुआ आदित्य के पास गया। तुम्हें पता था? उसने पूछा। आदित्य चौंक गया। विक्रम, ये बिजनेस है। मुझे नहीं लगा। बस यहीं से विक्रम के दिल में जहर भर गया। उसने इसे फिर एक धोखा मान लिया। कुछ सालों बाद, विक्रम ने अपना अलग एम्पायर खड़ा किया।
अवैध तरीकों से ब्लैकमेल, धमकी, खून, सब कुछ। और तभी उसकी नजर पड़ी रूही पर, एक लड़की जो बिना डर के सच बोलती थी, एक लड़की जो आदित्य की कमजोरी बन चुकी थी। विक्रम ने वही किया जो वह हमेशा करता आया था, कमजोरी पर वार। अगर रूही हटेगी तो आदित्य टूटेगा, उसने सोचा। और अगर आदित्य टूटा तो विक्रम जीतेगा। उसने धीरे धीरे साजिश बुनी। आदित्य के सामने बिजनेस का डर रखा, रूही के सामने प्यार की अनदेखी। और जब रूही अकेली पड़ी तो उसने मौत को एक्सीडेंट का नाम दे दिया। वर्तमान में विक्रम अपने केबिन में बैठा था। शीशे के बाहर शहर चमक रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी फोटो थी, एक औरत की, उसकी माँ। देखा माँ, उसने धीमे से कहा, कमजोर होना कितना महंगा पड़ता है। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ सख्ती थी। उसी पल उसका फोन बजा। सर, आवाज आए, रूही और आदित्य फिर करीब आ रहे हैं। विक्रम की मुट्ठी भींच गई। तो इस बार खेल और बड़ा होगा, उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। इस बार मैं उन्हें जिंदा रहते मारूंगा। अध्याय यही समाप्त होता है, इस सच्चाई के साथ कि विक्रम राठौर बुरा पैदा नहीं हुआ था, बल्कि हालात और नफरत ने उसे वह बना दिया। और अब वही नफरत सब कुछ जला देने वाली है।